नाज़रीन, एक बार फिर से बजट पेश किए जाने की तारीख का अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका, लेकिन क्या सराहियां की जा रही है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो है वो 11 जून को बजट पेश करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें इस वक्त ज़ेरे गौर हैं कि क्या बजट में चीज़ें महंगी होंगी या सस्ती होंगी, लेकिन ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक अशिया, हाइब्रिड गाड़ियाँ और दीगर जो ज़रूरी अजनास हैं उन पर सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा और चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी। इसी पर आज बजट के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम कुरैशी साहब और उसके साथ साथ डॉक्टर के.एस. असलम साहब, दोनों माहिर मौशियात हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो नईम करीम साहब से करेंगे। नईम साहब, क्या लगता है कि क्या ये जो बजट आने जा रहा है, क्या ये बजट अवाम दोस्त होगा या अवाम दुश्मन होगा? क्योंकि अब तक जितने बजट आए हैं वो बज़ाहिर बराए नाम अवाम दोस्त कहलाते हैं, लेकिन निकलते वो अवाम दुश्मन हैं। तो आपके ख्याल से ये जो 11 जून को बजट पेश किया जाना है, क्या ये अवाम दोस्त होगा या इसमें भी अवाम को धोखा ही मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सर देखें, ये जितने भी, हम तो 70 साल तो हमारी उम्र नहीं है, लेकिन जब से बजट आए अवाम दोस्त इसको कहा जाता है बजट को। अवाम दुश्मन बजट कह के तो कोई भी नहीं लाता, बट लेकिन जो उसके साथ जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं बड़ी फ़र्क होती हैं। जो हुकूमत में बैठे होते लोग हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है और किस तरह उन्होंने मैनेज करना है और किस तरह आवाम को, पब्लिक को जो है ना वो रिलीफ देना है। अल्टीमेटली जो उसका बजट का जो एम होता तो यही है कि मुल्क के अंदर महंगाई को कंट्रोल किया जाए, मुल्क के अंदर जो है मैक्सिमम जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोगों के लिए जनरेट की जाए और मैक्सिमम उनको बेनिफिट दिया जाए इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज़ के अंदर, उनके फ्यूल के अंदर और हर लिहाज के अंदर। लेकिन जो बर्डन हमारे ऊपर एज हम देखें कि जो कर्जों का स्टैप देखा जा रहा है, जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे बजट को जो अफेक्ट करती है वो वही है जो मैंने कर्जों के ऊपर सूद देने होते हैं। अगर हमने सूद ना देने होते तो हम तो फिर नहरें बहा सकते थे, जो हर हुकूमतों का दावा होता है कि जी हम नहरें बहा देंगे दूध की, तो बहाई जा सकती हैं, लेकिन वो रुकता ही नहीं किसी जगह पे, वो बढ़ता ही रहता है। नईम साहब, हमने एक चीज़ देखी है कि अब तक जितने मौशी अहदाफ जो है वो मुकर्रर किए जाते हैं वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सके। जितने भी हमने आज तक ज़रई शोबे में देखा है, मौशी शरह-नमू में देखा है, सनती शोबे में या जितने भी दीगर मामलात हैं, जो भी मुकर्रर किया जाता है हदफ वो आज तक मुकम्मल नहीं किया जाता। तो क्या उस पर प्लानिंग नहीं होती या होमवर्क नहीं किया होता? क्या वजूहात हैं कि वो अहदाफ आज तक पूरे नहीं हो पाए? सर देखिए मतीन भाई, बात ये ना कि किताबों की जो फिगर्स हैं फ़र्क होती हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर जो लग रहा होता है या जो जो उनको जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आपको पता है हुकूमतों में रहे, आपको पता है कि उसमें मुश्किल मिजाजी नहीं रही, उसके अंदर पॉलिसीज़ के अंदर कंटिन्यूटी नहीं रही, नई हुकूमत आती है वो उसको चेंज कर जाती है। कोई भी प्रोजेक्ट जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो चंद सालों में कम्प्लीट नहीं, उनकी कंटिन्यूटी होती है। अगर मोटरवेज की बनना है तो उसकी कंटिन्यूटी फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स का प्लान लेके चलना होता है। जिस तरह हम लोन की रीपे बैक की जो अपनी प्लानिंग करके चलते हैं, जी हमने 5 साल में 45,000 अरब जो है वो हमने सूद पे करना है, तो इसी तरह इन प्रोजेक्ट्स की भी कंटिन्यूटी उसी बेस के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है, नई हुकूमत आती है वो चेंज करती है। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनको बैठ के ग्राउंड रियलिटीज को देख के सोचना चाहिए कि जो हमारा एनालिसिस है, एनालिसिस क्या कहते हैं, एनालिसिस को देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो गुर्बत का एनालिसिस है, हमारे पास जो डेटा है वो क्या है। हम सरकारी लोगों को तो 5 से 7%, 10% तनख्वाह इंक्रीज करके डिफरेंट स्लैब्स के साथ उनको दे देते हैं, लेकिन उसके जो नीचे जो लोग हैं जो सरकारी नहीं है, आप वो रेशो भी तो देखिए ना, सरकारी रेशो तो सारा कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा रेशो जो उन लोगों की है जो डेली के ऊपर अपनी जो है ना दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो डेली के ऊपर अपनी रेडी चला रहे हैं, जो डेली के ऊपर अपना जो है रोजगार कर रहे हैं। तो उनके लिए भी सोचना जो है मैं समझता हूँ हुकूमत की अवलीन फर्ज के अवलीन उसके तरजीह होनी चाहिए। इन चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ कि बेस्ट ये है कि सारी पार्टीज को अपने इकनॉमिक एनालिस्ट जो है उनके जो बेस्ट उनके जो लोग हैं, जिनके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, सब पार्टीज के पास हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के पास अगर ये 25 करोड़ मेरे पीछे लगा हुआ है, सबको बैठ के इसको होना चाहिए। नारा तो इसी लोगों का ही लेके आते हैं। साहब, ये आपने जिक्र किया कि रेडी बांध के बारे में भी हुकूमत को सोचना चाहिए और फिक्रमंद होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से एक नया टैक्स मुतारिफ करवाया गया है, जो आम जो ताजर है, आम दुकानदार है, उस पर 25,000 रुपया जो है वो माहाना परमानेंट जो है वो टैक्स आयद किया गया है। तो ये तो सोचा है हुकूमत ने कि आम जो ताजर है, जो एक दुकानदार है, उससे 25,000 रुपया टैक्स वसूल किया जाएगा। तो हुकूमत की जानिब से तो इस तरह की प्लानिंग्स और इस तरह के ख्यालात हैं।
अच्छा देखें, ताजिर दोस्त स्कीम आई थी पिछले साल भी नहीं बल्कि इससे पिछले मतलब 2024 में ताजिर दोस्त स्कीम आई थी। उसके अंदर जो एम ये था कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो टैक्स जो है नेट के अंदर आ जाएं, टैक्स सर्कल के अंदर आ जाए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लें। 12,000 रुपये एनुअल उसके लिए रखेगी थी उसकी उसके जो चार्ज मतलब 1,000 रुपया पर मंथ जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, दुकानदार, रेडी वालों पे नहीं था, वो दुकानदारों पे था, जिसका बिजली का बिल था उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इसके ऊपर होनी थी। अब वो लोगों ने उसके अंदर भी जो है ना इतने उसमें नहीं आ सके। मेरे ख्याल को 3 लाख के करीब लोग हैं जो उसमें शामिल हुए। अभी भी हमारा टैक्स नेट आपके सामने है, हम मेरे ख्याल 35% को क्रॉस नहीं कर सके अभी तक, जो टैक्स नेट की हम बात करें। तो सर जब टैक्स नेट ही हमारा नहीं बढ़ा हुआ है तो बोझ तो फिर उन्हीं पे आएगा जो टैक्स दे रहे हैं। बात ये ना कि वो अभी जो आप जो बात करें 25,000 वाली, मेरे अभी उसमें नॉलेज में चीज़ नहीं है, मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की, मेरे 25,000 का नहीं, लेकिन ताजिर दो स्कीमें 12,000 की स्कीम जरूर थी पर एनम, लेकिन उनके ऊपर थी जो रजिस्टर्ड थे, जिनके पास बिजली का बिल लगा हुआ था या गैस का बिल, जो उनके पास बिजली या गैस आती थी उनके लिए था। तो ऐसी जो बिल्कुल लॉस बिजनेस के लोग हैं उनको भी रजिस्टर तो करना पड़ेगा, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। और अगर वो अर्निंग कर रहा है, उनके जो स्लैब्स बने हुए हैं इनकम के और इनकम प्रॉफिट के, उसके ऊपर तो उनको टैक्स जो है ना वो देना उनका अपना खुद सर बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट की जानिब से टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन एक छोटे ताजिर पर तो दिन ब दिन टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं और दीगर जराए से भी टैक्स वसूल किया जाता है। लेकिन वो बड़े ताजिर जो है या जो बड़े जिनको बिजनेस टाइकून कहा जाता है उनसे उस तरह से टैक्स वसूल नहीं किया जाता। उनकी तो माजी में इस तरह की मिसालें भी मौजूद हैं कि अगर दूसरे ममालिक में भी उनका पैसा पकड़ लिया जाए तो वो भी उनके बैंकों में जो है वो वापस ट्रांसफर कर दिया जाता रहा। तो सर बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको तो इस तरह से नवाजा जाता है, लेकिन एक आम ताजिर, एक छोटे तबके के लोग, उन पर तरह तरह की स्कीमें बनाकर जो है वो टैक्स आयद किए जाते हैं। सर देखें, अभी हम फिर उस तरफ चले जाएंगे, अपना जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ चले जाएंगे, जुडिशियल सिस्टम की तरफ चले जाएंगे, हमारे सजा व जजा की तरफ चले जाएंगे। बात है कि ये हमेशा बच जाते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता है कि इसके ऊपर रिफॉर्म पिछले साल भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसके ऊपर जो FBR का रिफॉर्म्स वो लाना चाहते हैं, चेंज करना है। सेल्फ असेसमेंट जो होती है ना, सबसे बेहतर होता है सेल्फ असेसमेंट में, पूरी दुनिया में इसी तरह ही है। लेकिन हम कितने की सिंसियर हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए, हम अपने आप से खुद से पूछ सकते हैं। मैं भी अपने आप से पूछ सकता हूँ, जो बिजनेसमैन को खुद सोचना चाहिए इस बारे में कि मुझे अगर मैं एक अर्निंग कर रहा हूँ, मैं एक इनकम कर रहा हूँ, इसी मुल्क से कर रहा हूँ, इससे इतना कि जी मुझे क्या मिल रहा है उसके अगेंस्ट आप पहले अपना प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स बनता है वो रेशियो तो आप पे करें। पूरी दुनिया तो पे करती है। वो यहाँ पे आके जो बड़े टाइकॉन्स है वो बच जाते हैं। आपकी बात को एग्री करूंगा, बड़े स्कूल्स वाले, हॉस्पिटल्स वाले, बड़े रेस्टोरेंट्स वाले, जितनी बड़ी बड़ी जो आपके प्रॉपर्टी वाले हैं, सारे इन चीज़ों से बच जाते हैं। और वही सबसे बड़ा जंग है जिसकी वजह से हमारा टैक्स नेट जो है ना वो नहीं बढ़ रहा। हर दफ़ा जो है ना हमारे पास टैक्स की जो है ना हम उसकी जो टारगेट है उसको पूरा नहीं कर सकते। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, बहुत बड़ा टारगेट हमने अचीव किया, लेकिन इस बजट के अंदर आपको पता है कि उस टारगेट से भी इसको बढ़ा दिया गया है। और मेनली जो शेयर इस दफ़ा रेवेन्यू जनरेशन का है वो हमारा टैक्स बेस ही है। उसके अंदर 15,000 जो है अरब के करीब जो है ना हमने टैक्स जो है ना कलेक्शन करके जो है ना अपने बजट को जो है ना आगे लेके जाना है। तो मैं समझता हूँ टैक्स नेट ही एक वाइड सोल्यूशन है। हम इस FBR के सिस्टम को, सेल्फ असेसमेंट को, हम हर शख्स अपने आप को देखते हो अगर सेल्फ इसके अंदर ले आता है सेल्फ असेसमेंट। नहीं साहब आपके ख्याल से नहीं साहब आपके ख्याल से क्या तरीकाकार मुतारिफ करवाया जाए कि ठीक है आम ताजिर जो है वो, छोटा ताजिर वो हर तरह से टैक्स अदा करता है, लेकिन क्या ऐसी क्या पॉलिसीज बनाई जाए या ऐसा क्या तरीकाकार मुतारिफ करवाया जाए FBR या दीगर जो इदारे इस हवाले से कायम किए गए हैं उनके हवाले से ऐसी क्या पॉलिसीज बनाई जाए जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए और उनसे भी इसी तरह से टैक्स जो है वो वसूल किया जाए जिस तरह से आम ताजिर और एक छोटे ताजिर से टैक्स वसूल किया जाता है। सर देखें, आप वो सब आपके साथ ही मुल्क मौजूद हैं। यहाँ पे UAE की मिसाल ले लें, आप सऊदीया की ले लें, आप छोटे छोटे मुल्कों की मिसाल ले लें, उनके अंदर एक सिस्टम मौजूद है। अब UAE के अंदर कोई भी बिजनेस है, चाहे मतलब दुकान को तो छोड़ें, कोई अगर रेडी भी लगा रहा है, कोई जूस की भी रेडी लगाई हुई है, तो वो भी रजिस्टर्ड है ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ। वो जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसका जो जितना भी लिंक है बैंक का है, सारी चीज़ें सबके सामने होती हैं। यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता नहीं, आपके सामने कितने लोग बिजनेस चला रहे होते हैं, मजबूरियाँ भी उनकी छोटे बिजनेस चलाने की, लेकिन वो
रजिस्टर्ड नहीं होते। जब रजिस्टर्ड नहीं होते, जो जो डेटा है हमारे पास मुकम्मल उसका आता नहीं है। ये जो डेटा का लेना है और डेटा के ऊपर जो है ना आपको फैसिलिटेट करना है। इस दफ़ा आपको पता है शिवाजी शरीफ साहब ने एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, इसीलिए जिसके अंडर वन रूफ बहुत सारे तकरीबन 27 या 28 जो है ना विंडोज़ हैं, जिनको एक ही वहाँ पे जो है ना वो कंप्लीट किया जाता है। और यही सारा सिस्टम जो है यूएई के अंदर चलता है। मैं वहाँ पे भी देखता हूँ, 15 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग करते हुए, मुझे आज तक ना तो टैक्स जमा कराते हुए 3 महीने के बाद ना रिटर्न में कोई इशू आता है, ना साल के बाद कोई इशू आता है, और ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करते हुए मेरा कोई इशू नहीं आता है। जो फिगर्स होती हैं सेल्फ असेसमेंट के अंदर हम जा के देते हैं, कोई अकाउंटेंट हमने हायर नहीं किया होता उसके अंदर। छोटे से छोटा जो बिजनेस है वो भी उसके अंदर अपना टैक्स जो है ना वो दे रहा होता है, उसी रेशियो के साथ 20 हिसाब से प्रॉफिट ले रहा होता है। तो मैं समझता हूँ सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, हमें सिस्टम में 100% लोगों को उस बिजनेस के अंदर लाना पड़ेगा। जो छोटे जो अपनी रेडियाँ लगा रहे हैं, चीज़ें ला रहे हैं, रजिस्टर जरूर हों, लेकिन उनका प्रॉफिट पे तो आप देखें, अगर वो दिन के एंड के ऊपर 2000 रुपये कमा के जा रहे हैं तो टैक्स नेट में आता ही नहीं ना किसी तरह। आप उसकी अगर महीने की या साल की जब असेसमेंट करेंगे तो किसी तरह भी उसमें नहीं आएगा। तो नेचुरली उन लोगों को रिलीफ देना जो है ना वो भी हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। लेकिन ये कि डेटा बेस को सिस्टम पे लेके आना, उसके बाद टैक्सेशन की जो स्लैब्स हैं उनको बैलेंस करना, इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स हमें कम करना पड़ेगा, हमें थोड़ा ट्रेडर्स के ऊपर से बोझ को हटाना पड़ेगा, ताकि जो है ना जो मैक्सिमम बिजनेस जनरेट हो सके, अपॉर्चुनिटी आ सके, इंटरप्रेन्योरशिप जनरेट हो सके, फिर ही बेहतर हो सकती है। अदरवाइज जब सिस्टम नहीं होगा, किस तरह FBR के अंदर हम लिंक होंगे, हमारा ट्रेड किस तरह लिंक होगा। इतना कुछ एक बिजनेस खोलने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है हमारा। इस सिस्टम को जो है सबसे ईज करना पड़ेगा हर उस आदमी के लिए जो बिजनेस करना चाहता है, जो टैक्स देना चाहता है, जो इस मुल्क के अंदर रह के अपॉर्चुनिटीज जो एक्सप्लोर करना चाहता है, उस मुल्क को रिटर्न में कुछ देना चाहता है। तो सिस्टम को बेहतर कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, नईम करीम साहब, रियल एस्टेट सेक्टर में एक हुकूमत की जानिब से एक नया तरीकाकार मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि फाइल सिस्टम जो है वो ख़त्म किया जाएगा। उसके साथ साथ जितना लेन देन होगा वो टोटली जो है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होगा। जो बराह रास्त रकम की मुंतकली है या जो मौके पे या जिस तरीके से भी रकम मुंतकिल की जाती है उसका खात्मा किया जाएगा, और जितनी भी रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांजैक्शंस होगी वो सिर्फ बैंकों के जरिए की जाएगी। तो क्या ये तरीका मुनासिब होगा और क्या ये पायदार तरीका होगा रियल सेक्टर में जो 2 नंबर तरीके से ब्लैक मनी को वाइड किया जाता है, या जिस तरह से फाइल सिस्टम के तहत फ्रॉड किया जाता है? मिसाल के तौर पर जैसे कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाता है तो 1000 प्लॉट्स ऑन ग्राउंड होते हैं, जबकि 5000 फाइल्स जो है वो उसकी आम आवाम को दे दी जाती हैं। उसके बाद वो फाइल्स के चक्कर में जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको कभी भी ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं मिलता। तो क्या ये जो हुकूमत की जानिब से एक नया तरीकाकार मुतारिफ करवाया जा रहा है, या कि ये पायदार होगा, या ये भी जो है वो पहले के तरीकाकार की तरह ये भी रद्दी की टोकरी में जाएगा? सर देखें, अगर तो सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, उसके अंदर बिल्कुल शफाफियत होगी और वो सिस्टम के मुताबिक होगा। आपके पास डेटा बेस मौजूद है, नादरा के साथ लिंक करके आपके FIA की जो हमारी पासपोर्ट सिस्टम उसके साथ लिंक है, आपके पास मौजूद हैं इस तरह की मिसालें। एक लैंड डिपार्टमेंट है दुबई के अंदर, उसको कहते हैं लैंड डिपार्टमेंट। वो लैंड डिपार्टमेंट में ही पूरी UAE की ट्रांसफर्स होती हैं, थ्रू बैंकिंग होती है, पे ऑर्डर आता है, उसी तरह का प्रोसीजर है जिस तरह का आपका DHA ने बनाया हुआ है। सर पूरी दुबई के अंदर जो जितनी प्रॉपर्टी पे काम होते हैं, क्या पाकिस्तान में है इतना? पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा ट्रांजैक्शंस पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स आके दुबई में करते हैं। वजह कि वो सेफ सिस्टम जो उन्होंने वहाँ पे लगाया हुआ है ट्रांसफर का, ट्रांजैक्शंस का, सिर्फ उसकी वजह से लोग वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। और उसमें वही होता है कि 1 विंडो ऑपरेशन होता है, आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है। अगर इस सिस्टम को मुतारिफ कराया जाए, ये जो हमारे पास पटवार खाने हैं, ये जो हमारे जो रजिस्ट्रार, हमारे पास जो कचहरियाँ, हमारे पास जो थाने, मैं समझता हूँ आधे से ज़्यादा केसेज अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 23-24 लाख केसेज
जो है वो अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, तो 23-24 लाख में से मुझे लगता है कि 2 मिलियन केसेस सिर्फ ज़मीनों के होंगे। इन्हीं चीज़ों के होंगे कि जो एक फाइल को 100 दफ़ा जो है ना बेच देते हैं और बेचारे उसके बाद 100 लोग जो है ना वो अदालतों में चक्कर लगाते रहते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा कोई सिस्टम अगर मुतारिफ करा दिया जाता है, दुनिया में है, हम भी उसी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं, हम भी यहीं पे जा चुके हैं। हमारे लोग IT में बैठ के जो है ये सॉफ्टवेयर बना के पूरी दुनिया को देते हैं, हम भी ऐप सिस्टम के ऊपर आ सकते हैं। हर शख्स के हाथ में आज फोन है, जो गधा गाड़ी पे जा रहा है उसके हाथ में भी मोबाइल है, उसको भी ऐप इस्तेमाल करना आती है। हर शख्स के पास ये चीज़ें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ ऐसा सिस्टम लाना चाहिए, वन विंडो के ऊपर इसका ऑपरेशन होना चाहिए और बैंकिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, जिससे कम से कम शफाफियत हो। आपको पता है फॉरेन के जो लोग हैं, जितने भी हमारे पास ओवरसीज में बैठे हैं, उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। उनको डर होता है कि ये कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, और प्रॉपर्टी के अंदर स्पेशली, क्योंकि वो होता है 90% लोगों के साथ धोखा हुआ होता है, वो इससे बचना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई सिस्टम ले आते हैं तो मैं जिंदगी आसान हो जाएगी सबके लिए। और इन्वेस्टमेंट आपके पास ओवरसीज से आएगी, वो आप देखेंगे कि एक रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट होगी, रिकॉर्ड आपके पास जो है ना वहाँ से फॉरेन करेंसी। जी ठीक है नईम करीम साहब, मैं जरा डॉक्टर कैस असलम साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये बजट जो आने जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अशिया जो है वो महंगी होने जा रही है, उसके साथ साथ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी जो है वो भी महंगी की जा रही हैं। तो पूरी दुनिया जब हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो रही है, तभी पाकिस्तान में जो है वो उन पर मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो आपके ख्याल से क्या ये IMF की शराइत की वजह से हो रहा है या हुकूमत की जाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। इसी सवाल के साथ मैं नईम करीम साहब आपकी तरफ आऊँगा कि जहां पूरी दुनिया जो है वो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पूरी दुनिया में तमाम हुकूमतें जो हैं वो सब्सिडीज़ दे रही हैं और अपनी आवाम को सहूलतें फराहम कर रही है, वहीं पाकिस्तान के अंदर जो है वो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर मज़ीद टैक्सेस आयद करने जा रहे हैं। तो क्या ये तरीकाकार मुनासिब और दुरुस्त है? सर देखिए, हमें सबसे पहले तो थोड़ा सा एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि हमारी गाड़ियों की हमारे मुल्क के अंदर कितनी की ज़रूरत है। आप ये भी देखें ना, अब तो ये सिर्फ स्टेटस कॉन्शियस जो है, स्टेटस कॉन्शियस का स्टेटस सिंबल के तौर के ऊपर गाड़ियों की इंपोर्ट और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सर गरीब चला सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी के 2 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 1 करोड़ की मैं बात करूँ मिनिमम भी, तो ये कोई चला सकता है? चला ही नहीं सकता। बात ये है कि ठीक है, गवर्नमेंट का ये है कि यार ये गरीबों ने तो चलानी नहीं है, अमीरों ने चलानी है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनसे मजीद टैक्स लिया जाए। जो एक मुझे जो एज इकोनॉमिस्ट जो बात समझ आती है। अदरवाइज तो अगर हम एनवायरनमेंट को देखें या हम ग्रीन एनर्जी को देखें, हम उसको देखें, तो फिर तो टैक्स जो है ना सिर्फ 0% होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और बाकी जो लेकिन अगर हम उसमें से बाकी बेनिफिट लेना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू लेना चाहते हैं, और ये समझ के लेते हैं कि ये गाड़ियाँ जो है ना गरीबों के इस्तेमाल में नहीं आनी है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसके ऊपर मैं फिर क्या कमेंट्स कर सकता हूँ। ओरिजिनली तो प्राइसेस कम होनी चाहिए, ताकि हम जो ये लोकल एक तो मैन्युफैक्चरर जो पहले एक मोनोपोली बना के बैठे हुए थे, जिन्होंने अपने प्रॉफिट के कई 100 गुना जो है वो कमा चुके हैं, तो उनको भी थोड़ा सा चैलेंज नजर आए। लेकिन जो चीज़ें लेके आए उनको जरा सस्ता करें। क्या आज भी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई ऐसी मिल जाए किसी को 25-30 लाख रुपए की कि वो बेचारा उसको चला सके, वो चाइनीज हो, किसी भी ब्रांड की भी हो, लेकिन उनके पास टैक्सी जो कम करने चाहिए बजाय के बढ़ाने के। फिर ये कि लोकली असेंबलिंग, लोकली मैन्युफैक्चरिंग की जो CKT प्लांट्स की जो उनको परमिशन दी जाती है, उसके ऊपर थोड़ा सा उनको लाना चाहिए कि साल 2 साल के बाद वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी करें, उनको यहाँ के लोकल पार्ट्स भी वो यूज़ करें, और यहाँ पे जो इम्पोर्ट के ऊपर जो बर्डन आ रहा है उसको कम से कम करें, क्योंकि बहुत बड़ा बर्डन इसका इम्पोर्ट पे भी आएगा। आपका फॉरेन रिजर्व भी उसके अंदर ज़ाया होगा, और उसके बाद आपके ऊपर जो अपने जितना भी इंपोर्ट का बर्डन है वो एक्सपोर्ट को आप किसी तौर पे बैलेंस नहीं कर सकेंगे। इसको ये PTI के दौर में भी, PTI के दौर कह रहा हूँ, 2018 के बाद भी ये हुआ। ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल हुकूमतें थी और उन्होंने इतनी ज़्यादा उसमें इंपोर्ट की थी ऑटो के ऊपर, इतना उन्होंने पैसा लगाया, उसका असर ये हुआ कि हमारी जो फॉरेन रिजर्व है वो ख़त्म हो गई, एक्सपोर्ट मेरे पास थी नहीं। लेकिन हमने टैक्स रेवेन्यू तो दिखा दिया कि हमने रिकॉर्ड टैक्स रेवेन्यू किया, ये नहीं देखा टैक्स रेवेन्यू करते करते अपना हमने फॉरेन रिजर्व जो है ना उसको भी हमने खत्म कर लिया इसी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। तो इस सारी चीज़ों को मेरा ख्याल है कि कैलकुलेट करके, एनालिसिस करके और देखना पड़ेगा कि हमें गाड़ियों की जरूरत कितनी है। गाड़ियाँ मंगाते हैं, पता चले एक शख्स के नाम के ऊपर 10-10 गाड़ियाँ, तो क्या फायदा ऐसे सिस्टम को। जी ठीक है नईम साहब, मुझे जरा डॉक्टर कैस असलम की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब, ये ज़राअत के शोबे के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक तरफ ये भी कहा जाता है कि ज़राअत का शोबा जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी करार दिया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब ज़राअत का शोबा इस दौर में
बहुत बुरी तरह मुतासिर है। और अब भी जो बजट आने जा रहा है उसमें भी जो है वो ज़राअत के शोबे पर मजीद टैक्सेस आयद करने के इम्कानात सामने आ रहे हैं। तो क्या वजूहात हैं क्यों ज़राअत के शोबे पे उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही और क्यों उस तरह से सब्सिडीज फराहम नहीं की जा रही, जिस तरह दीगर मामलात पर तवज्जो है हुकूमत की उस तरह ज़राअत के शोबे पर क्यों नहीं है? डॉक्टर कैस असलम साहब। बहुत बहुत देखेंगे, दो तीन बातें मैं दो तीन चीजें समझने की हैं। पहली बात यह कि अब वो डी नहीं रही, वो टोटल जो ज़राअत आपकी जीडीपी को देती है वो 23% देती है। उस 23% में से जो फार्मिंग है जिसको आप फूड सिक्योरिटी बात कर रहे हैं वो 8% है। 3% जीडीपी को देता है फूड क्रॉप्स, 3% देता है कैश क्रॉप्स और 2% देता है माइनर क्रॉप्स। बाकी 2% जंगलात, 2% फिशरी से आती है और 12% जो है वो एनिमल हस्बेंड्री से। लेकिन डॉक्टर साहब क्या वजूहात क्या है कि बाकी तमाम चीजों पर टैक्सेस भी आयद किए जा रहे हैं, चीजें दिन ब दिन महंगी भी होती जा रही हैं, डीजल पेट्रोल वो तमाम चीजें जो रोजमर्रा इस्तेमाल की हैं वो महंगी होती जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जब हम किसान के मामला देखते हैं, किसान की जो इस्तेमाल की चीजें हैं या किसान के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल है जरूरी है फसल के लिए, अपनी इजलास के लिए, वो चीजें सस्ती की जा रही हैं, उसको किसान को उस तरह से उसका रेट भी फराहम नहीं किया जा रहा। तो क्या वजूहात है, उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही और उस तरह से किसान को सहूलियात क्यों नहीं फराहम की जा रही? देखें, जो फिलॉसफी है इस गवर्नमेंट की या इससे पहले भी गवर्नमेंट्स की, वो यही है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आनी है। और वो कॉर्पोरेट फार्मिंग उसी वक्त आएगी जब किसान जो है मजबूर हो जाएगा अपनी ज़मीन बेचने के लिए, और जब उसकी इनपुट्स को आप और महंगा करेंगे, पानी आप है नहीं, नया बीज है नहीं, डीजल महंगा हो रहा है, दूसरे इनपुट्स महंगे हो रहे हैं, इंपोर्टेड हैं, तो उसमें जो फिलॉसफी है, चाइना भी चाहता है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग पाकिस्तान में हो, IMF भी चाहता है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग हो, और शायद जो बड़े जिम्मेदार जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के उनका इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि 44% जो आपकी ज़मीन है वो तो छोटे ज़मींदारों की है जो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे इसमें आपकी इकोनॉमी में। ये कैपिटलिस्ट फार्मर्स हैं और वो भी अब हॉर्टिकल्चर में या और नॉन फूड आइटम्स को उन्होंने उगाना शुरू कर दिया है, जिसको वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सिट्रस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने वो फिलॉसफी बना ली है कि जब ये कमर टूटेगी किसान की तो वो बेचेगा अपनी ज़मीन, और वो फिर पाकिस्तानी हों या फॉरेनर्स हों या चाइनीज़ हों या अमेरिकन हों, वो आके यहाँ लार्ज फार्म्स के थ्रू करेंगे। यही इंडस्ट्री का हाल भी यही है। आपका IMF का सारा जोर ये है कि इतनी महंगाई हो जाए कि आपकी इंडस्ट्री ना चल सके, ताकि फॉरेन कॉरपोरेट मल्टीनेशनल्स मुल्क में आ सकें। ये तो आपके पॉलिसी मेकर्स के ऊपर है कि वो अपने लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, फूड सिक्योरिटी देना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं, या ये सारा जो मामला है कि टैक्स इकट्ठा करी जाओ, मिडिल क्लास की कमर तोड़ी जाओ और फिर कारें भी ले लो, जहाज भी ले लो, एक अपना पूरा लाइफस्टाइल और किस्म का। IMF जो है सब्सिडीज पे तो मना करती है, मगर कारें खरीदने और जहाज खरीदने में तो उन्हें कुछ नहीं कहा। तो ये आपकी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, और एग्रीकल्चर भी उसी का हिस्सा है। तो वो छोटा किसान जो है वो अपनी ज़मीन नहीं बेचता, कल्चरली उसकी अबाव अजदाद की ज़मीन है, वो वहाँ से खाता है, नहीं तो भूखा मर जाएगा। मगर जो आपको नज़र आ रहा है महंगाई और इनपुट्स में महंगाई और रिफॉर्म्स ना लाना, पानी के डैम ना बनना, वो दिखा रहा है कि आप तोड़ना चाहते हैं कमर उस किसान की, ताकि वो मजबूर हो जाए बड़े सरमायाकार को, फॉरेनर्स को
अपनी ज़मीन बेच के कॉर्पोरेट फार्मिंग करने में। डॉक्टर साहब, जैसे हुकूमत की जानिब से दीगर स्कीमें मुतारिफ करवाई जाती हैं, जैसे ट्रैक्टर स्कीम या दीगर जो स्कीमें मुतारिफ करवाई जाती हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से भी करवाई गई, तो क्या इन स्कीमों के बजाय ये मुनासिब नहीं कि हुकूमत जो है कोई इस तरह की पॉलिसीज लेके आए जो किसान को उसकी असल जो रकम है असल मुआवजा उसे मिले अपनी फसल का? क्या ये मुमकिन नहीं है? सर, मुमकिन तो सब कुछ होता है। असल इशू ये है कि जब हुकूमत जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर को मरातें देना चाहती है, 11% पे इंटरेस्ट रेट रखे हुए हैं, तो और फिर पिछले साल अगर आपने देखा कि पंजाब हुकूमत ने वो अनाज भी नहीं खरीदा अपनी कीमत पे जो खुद तो किसान को उससे कम कीमत पे बाजार अनाज लाना पड़ा, जिस पे हुकूमत ने कहा देखें हमने चीज़ें सस्ती कर दी हैं। तो किसी न किसी की कमर तो तोड़नी है ना, ये सरमायादारी निज़ाम है, और इस सरमायादारी निज़ाम में जो ताकतवर लोग हैं वही मुनाफा कमाएंगे। अगर किसान इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपनी बात बजट में मनवा सकते हैं, मगर अगर वो इकट्ठे नहीं होते और वो कमज़ोर हैं तो फिर जो मिडलमैन है, जो आरती है, जो एक्सपोर्टेबल हैं इंडस्ट्री के लोग, वो अपनी चीज़ें मनवाएंगे, वो अपने मरातें भी लेंगे, आप लोगों पे टैक्स भी लगाएंगे। अब एक डिबेट तो ये है ना, जो IMF कहती है कि ये एग्रीकल्चर तो टैक्स ही नहीं देता है, एग्रीकल्चरिस्ट ये कहते हैं जी कि हमारे पे दर्जनों किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। तो इस डिबेट को जब तक आप हल नहीं करेंगे, फिर दूसरी बात ये है कि पानी भी और ज़राअत भी अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है उसके अंदर सिवाय इस्लामाबाद के हिस्से में। तो जब तक प्रोविंशियल बजट्स में ये मरातें नहीं आएंगी, और वो मरातें इस तरह आती हैं कि बैंकों को कहा जाता है कि कर्जे दे दो, तुम अपना सूद ले लेना। बहुत इम्पोर्टेंट है कि लैंड रिफॉर्म्स कीजिए। आप छोटे किसानों को किसी कोऑपरेट्स में डालिए ताकि वो एयर स्प्रे भी कर सकें, वो बीज भी अच्छा ले सकें, वो ट्रैक्टर जो है वो भी ले सकें, मगर जब एटलीस्ट किराए पे ले सकें, हार्वेस्टर ले सकें। मगर आप इस किस्म की रिफॉर्म्स को लाना नहीं चाहते। हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी बेहिस हुई है, करप्शन के या वो इश्यूज हैं। अनफॉर्चुनेटली ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं होते, अगर वो हों तो शायद कई किसानों के नुमाइंदे ऊपर आ जाएं, मगर जब आपका डिप्टी कमिश्नर ही फैसला करेगा तो वो किसान के हक में नहीं होगा। अब आप देखें ना कि आपने बहुत सारी एग्रीकल्चर ज़मीन पे तो घर बना लिए हैं, अब एग्रीकल्चर जो है वो शहरों से दूर चली गई है, एक्सपेंसिव हो गई है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की है, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो ग्रीन लैंड पर बनाई जा रही, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से एक पॉलिसी बनाई गई है कि ग्रीन लैंड पे जो है वो सोसाइटीज़ नहीं बनाई जा सकती, सिर्फ ब्राउन लैंड पे जो है वो हाउसिंग स्कीम्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बनाई जा सकती हैं। फिर क्या वजूहात हैं कि जैसे आपने जिक्र किया कि अब जो ज़मीनें हैं, जो अब ज़राअत का मामलात हैं, वो शहरों से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, क्योंकि वो तमाम जगहें जहाँ पर कभी हम देखते हैं कि हमारे लाहौर के बहुत करीबी इलाकों में जहाँ हमें बासानी ज़मीनें नज़र आती थी, अब वहाँ पे हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं। तो क्या वजूहात है कि उन ग्रीन लैंड पर जो है वो आज हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, और वो तमाम अजनास जो बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में मिल जाती थी और बासानी मार्केट्स में मिल जाती थी, अब वही अजनास, एक तो पैदावार कम हो गई, दूसरा वो फासला भी ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या वजूहात है, वो जो अपनी ही बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं उन पर भी गवर्नमेंट की जानिब से अमल नहीं किया जा रहा? देखें, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में एक नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आई थी जिसके 14 पॉइंट्स थे, और उसमें ये जो बातें आप कर रहे हैं उसके अंदर थी। ये 1991 की है शायद पॉलिसी जी। आज इस पे अमल नहीं हुआ। उस पॉलिसी का हिस्सा है कि आप जो भी इंडस्ट्री, जो भी मकान, जो भी करेंगे आप ऐसी ज़मीन पे करेंगे जो जरखेज नहीं है, मगर यहाँ ब्राउन लैंड पे हाउसिंग सोसाइटी भी बन गई, जौहर टाउन भी बन गया, और दूसरी सोसाइटीज़
उन्हीं पे बनी है ना। यहाँ छोटे किसानों की जमीनें आपने हड़प कर दी और उसके बाद आप उन पे मेरा ये ख्याल है, जो मैंने आपसे पहले अर्ज की, कि ये पॉलिसी ही नहीं है आपकी। अब 70% तो नहीं, नई जो रिसर्च आई है कि 89-90% पॉपुलेशन जो है अब छोटे छोटे शहर बन गए हैं और सिर्फ 10% पॉपुलेशन अब देहाती रह गई है। मगर लिंकेज तो उसकी देहात के साथ है। वो बेशक एग्रीकल्चर या फार्मिंग में हो या एनिमल हस्बेंड्री में हो या मिल्क प्रोडक्शन में हो, डेयरी प्रोडक्शन में हो, या फिर वो ट्रैक्टर और दीगर मशीनों को ठीक करने में मैकेनिक्स हों। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा था जो भुट्टो के ज़माने से आया। मगर हमने उस सारे को तबाह किया है। हम चाहते थे कि छोटा ज़मींदार अपनी ज़मीन बेचे, जो मैंने बात आपसे पहले भी की है। आप देखिए कि ये तो पंजाब का इशू है, जो सिंध का इशू है, वहाँ तो बड़ा बड़ा ज़िम्मेदार है और हारी है। वो ये सिर्फ 20-22% लोग जो हैं कैपिटलिस्ट फार्मर्स हैं जो इस मुल्क को खिला रहे हैं। जी ठीक है, जी ठीक है डॉक्टर साहब। नईम करीम साहब, बिजली के नरखों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, दूसरी जानिब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। तो क्या ये जो बजट आने जा रहा है इसमें कुछ इम्कानात मौजूद हैं कि कुछ बिजली के नरखों में कुछ कमी आ सके, या फिर जो सार्फिन सोलर पर शिफ्ट होने जा रहे हैं उनके लिए कोई रिलीफ मिल सके? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी एक बड़ी आवाम जो है वो इस वक्त सोलर पैनल्स पर मुंतकिल हो चुकी हैं। और जैसे हमने दूसरा एक मामला देखा आईपीपीज के बारे में, और यह भी तस्लीम किया गया कि बहुत सारे आईपीपीज जो हैं वो बंद पड़े हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों की मद में जो है वो उनको गवर्नमेंट जो है वो हर माह अदा करती है। तो ये आईपीपी से किस तरह से जान छूट सकती है पाकिस्तान हुकूमत की? और दूसरी जानिब क्या बिजली के नरखों में कमी के कोई इम्कानात मौजूद हैं इस मौजूदा बजट में? नईम करीम साहब। सर बात भी ये देखें ना कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर जाएं तो भाई। जी जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी नईम साहब आ रही है। जी जी, आपको आवाज आ रही है? ये आ रही है जी नईम साहब आ रही है, बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। अच्छा, बात देखें ना, पहले तो हम उसकी अपना जी 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 रेट जी रेट की बात करें। देखिए अभी जो क्राइसिस फ्यूल के हैं जो, वो तो आपको पता है इंटरनेशनली अफेक्ट उसके ऊपर है हमारा, ये ईरान और जो यूएस वार का है, ये सेटल हो जाता है। उम्मीद है बेहतरी इसमें नजर आ रही है हमें कि ये पॉजिटिव उसके अंदर अगर हम उसमें चले जाते हैं तो बेहतरी उसमें आ सके। एनर्जी को लिंक करके चलना ये भी थोड़ा सही के सेक्टर्स मौजूद हैं। उस वजह जब लोग वैसे ही आपके सोलर पे चले गए हैं तो मैं समझता हूँ कि लोगों को उस पर बेनिफिट देना चाहिए, जिससे लोड इन पर कम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये जो आईपीपीज है इनको गुड बाय कहना पड़ेगा हमेशा के लिए। पहली चीज, जैसे जैसे करके हमें उनको कुछ देना दिलाना पड़ता है हमें किसी का, लेकिन मैं समझता हूँ उससे निकलना पड़ेगा। हमारे पास हाइडल थी, ठीक है ना, हाइडल से हम सबसे सस्ती बिजली बनाते थे, अभी भी बना रहे हैं। वो जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हाइडल के रुके हुए थे, हमने आईपीपीज की तरफ जाते हुए एक पोलिटिकल उसको गेन करने के लिए और हम उस तरफ चले। हमें हाइडल पे जाना पड़ेगा, हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा और बेनिफिट देना पड़ेगा लोगों को जो अपनी डोमेस्टिक यूज जो है ना उसको पूरा कर सकते हैं। हाँ, इंडस्ट्री आपके अंदर मौजूद है, कमर्शियल आपके पास जो है यूजर मौजूद है, उनके ऊपर आप जो है ना सप्लाई कर सकते हैं जो आपके पास बिजली अवेलेबल है, लेकिन उसको भी सस्ता करके। क्योंकि इंडस्ट्री को अगर बिजली महंगी रहेगी तो फिर वही होगा, इंडस्ट्री बंद होगी, वो जाके ईरान में या इसमें बांग्लादेश में या किसी और मुल्क में जाके लगा लेंगे। तो हमें उसको बेनिफिट देना पड़ेगा, और जब तक ये बिजली नीचे नहीं आएगी आपकी इंडस्ट्री जो है ना कभी भी बूस्ट नहीं होगी, इसका रेट जब तक नीचे नहीं आएगा। या तो उनको सेल्फ जनरेट करने दें, उनको बेनिफिट दे दें। और ये जो सोलर पैनल्स की हम 3 साल से सुनते आ रहे हैं कि सोलर पैनल जिसका जो रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है, वो अगर वो बाहर से बन के आते हैं तो फिर हम उसके ऊपर क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं? हमें लोकल प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, लिथियम आयन उसकी बैकअप पर आ रही है, उसमें बहुत सारी कंपनीज अब आ गई हैं। पहले जो चीज़ 100 की मिलती थी, आज वो चीज़ हमारे पास 20 रुपये की भी मौजूद है, ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। चीज़ें सस्ती हो रही हैं सोलर के हवाले से। जो सोलर के इक्विपमेंट है उसके अंदर बैकअप भी शामिल है उनका।
पिछले दिनों यहाँ पे बहुत बड़ी एग्जीबिशन हुई लाहौर में, आपको भी पता है, उसके ऊपर बहुत काम हुआ। तो मैं समझता हूँ इस पर बेनिफिट देना हुकूमत की अवली तरजीह होनी चाहिए, ताकि जो है ना रेट्स को जो है ना लोगों के लिए बिजली के उसमें जो है कम करना चाहिए। और साथ साथ फिर हम चले जाएंगे गैस की तरफ। गैस में हमारे पास सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो ईरान मौजूद है। ईरान के साथ हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना चाहिए, अभी उनकी अगर वॉर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनके पास वाफर मिकदार में गैस मौजूद है, जो कि हमें बड़े अच्छे, उसके ऊपर हम दे भी रहे हैं, लेकिन हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी उसकी जो आमदन है। और थर्डली है कि हमें खुद से अपने एक्सप्लोरेशन के अंदर जाना पड़ेगा उसी बेल्ट के ऊपर, जिस बेल्ट के ऊपर ईरान के पास भी गैस और ये फ्यूल हमारे पास अवेलेबल है, उसके एक्सप्लोरेशन में जाएँ, वो प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, FDI के जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लेके आएँ, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आएँ और एक्सप्लोरेशन में आए, ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है या कॉस्ट ऑफ जो हमारे जो कंज्यूमेबल्स हैं वो हम किसी तरह कम कर सकें। फिर ही महंगाई कम होगी। सर, महंगाई आपके टमाटर या आलू या भिंडी इनकी उससे तो कम नहीं होती। असल तो फैक्टर यही है, असल की बड़ी सबसे ज़्यादा जो है ये यूटिलिटी मारती है लोगों को। इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। फिर बाकी सेक्टर्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है। कैसर साहब ने बड़ी तफसील से उसके ऊपर बात की कि उस पर हमें ज़ाहिर है अब अभी वो एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी तो रही नहीं, अभी हम उसको दोबारा से तो बना नहीं सकते, लेकिन कम से कम इतना सेल्फ हम उसके अंदर चले जाएं कि हम अपने लिए तो प्रोड्यूस कर सकें। हमें इंपोर्ट तो ना करनी पड़े गंदम एंड ऑफ द ईयर जाके, हमें एंड ऑफ द ईयर जाके चीनी तो इंपोर्ट ना करनी पड़े, जो लेकिन नईम साहब अगर इसी तरह से सूरत हाल रही और जिस तरह से हमने देखा है माजी में गंदम का अगर रेट नहीं दिया जाएगा और इस तरह से किसानों को जो है वो तंग किया जाएगा, तो इस तरह से ना सिर्फ गंदम की पैदावार कम होगी, हमें बाहर से महंगे दामों गंदम मंगवानी पड़ेगी। तो क्यों गवर्नमेंट जो है वो अपने मौजूदा पाकिस्तान में या मौजूदा किसान को जो है वो रिलीफ फराम करने के बजाय बाहर से गंदम इंपोर्ट करना ज्यादा मुनासिब समझती है? सर देखें, जब तक अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी नहीं आती हमारे पास, हम जब तक अपना डेटा बेस मुकम्मल नहीं कर सकते, अभी भी हम खुद कफील हैं इसमें। हम ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों से अगर बच जाएं, जो गोदामों के गोदाम भर के बैठ जाते हैं, फिर बाद में वही गंदम ख़राब भी हो जाती है। हम जो गवर्नमेंट की परचेजिंग है उसको हम उसके गवर्नर्स को ज़रा ठीक कर लें। बलूचिस्तान के अंदर भी लास्ट इसी हुआ कि उनकी अपनी गंदम जो पड़ी थी उन्होंने वो ख़राब कर दी, उसके बाद उन्होंने कराची से और पंजाब से जो है ना उसको परचेज़ किया। तो मैं समझता हूँ गवर्नर से हमारे पास अभी भी खुद कफील है, गंदम के अंदर हम कर सकते हैं। हम कम से कम के अंदर अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। थोड़ा सा ये है कि उसको हम अपना डेटा बेस ठीक कर लें कि हमारे पास प्रोड्यूस कितनी हो रही है, पूरे हमें ज़्यादा होती है हमें। लेकिन बात वही है कि बलूचिस्तान जिस पंजाब के मामले ये तो एक बैलेंस करना पड़ता है कि इसको किस तरह बैलेंस करें। एनालिसिस मौजूद है, बड़े बड़े आपके पास जो है वो लोग बैठे हुए हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च के अंदर भी हैं। ये सारा कुछ किया जा सकता है और हम सेल्फ सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर उसके ऊपर जा सकते हैं। कोई उसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। कैसर साहब इससे इतफाक करेंगे। थोड़ा सा हमें अपनी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, हमें लीकेज को रोकना पड़ेगा। हम कभी अफगानिस्तान की स्मगलिंग के ऊपर डाल देते हैं कि वो सारी गंदम अफगानिस्तान चलेगी। भाई अब तो अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, आपका आलू यहाँ पे खराब हो गया, लोगों ने जानवरों को आलू डाले इस दफा, ठीक है ना, जो और मुफ्त में आलू आपके पास जो है ना उनके पर मौजूद था, जो किसान के पास वो बेच नहीं सकते थे कि उनके पास जो किराया है वो ज्यादा था और आलू की कीमत कम थी। इन चीज़ों को मैं समझता हूँ आलू किसी और भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, फैक्ट्रीज में भी जाके उसके जो है ना आप एक्सपोर्ट उसको कर सकते हैं, उस पर चिप्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बाद इसके ऊपर प्लान करना पड़ेगा। आपके जो अदारे हैं जो सूबों के अंदर एग्रीकल्चर के बैठे हुए हैं, आप उनके कभी प्रोजेक्शन तो देख लें कि उनका एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च के ऊपर कोई काम है। मुझे नहीं नजर आया, सिवाय इसके कि बोरियां बांटने के, जब भी गंदम हुई है जो ये इनकी थैले बांट दें और उसके बाद थैलों के ऊपर जो है ना आप अपने कमीशन ले लें। मैं समझता इस चीज़ से निकलना पड़ेगा हमें। दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी। यूएई के पास ना गंदम है, ना उसके पास पानी है, ना उसके पास अपनी कोई इंडस्ट्री है, लेकिन आज उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम है उसको नजर आती है। दुनिया का हल फल हर चीज़ उनके पास मौजूद होती है, वाफर मिकदार में मौजूद होती है। हमारे पास कभी चीनी कम है तो कभी गंदम कम है, कभी आलू कम है, कभी टमाटर के मसले। आज टमाटर आपके पास 50 रुपये केजी का है, तो इसका मतलब है कि महंगाई है सर। लेकिन इनसे महंगाई का असेसमेंट नहीं किया जा सकता। महंगाई की असेसमेंट करने के लिए बहुत सारे जो है टारगेट्स हैं उनको अचीव करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा, जैसे बाकी चीज़ों में सिस्टम में आ रहे हैं, लैंड रेवेन्यू में हम जाना चाहते हैं, हम FBR को बेहतर करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर तो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें अभी भी हम बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। कम से कम हम इम्पोर्ट ना करनी पड़े हमें, हम सेल्फ जो है ना सस्टेनेबल हो जाए एग्रीकल्चर के अंदर। जी ठीक है नईम साहब, इसके लिए क्या किस तरह की बजट में क्या पॉलिसीज जो है वो ज़रूरी है कि क्या किस तरह के इक़दाम किए जाएं ताकि कम अज़ कम ज़राअत के शोबे को तो बेहतर किया जा सके, ताकि मुकामी जो खपत है या जो मुकामी डिमांड है उसको पूरा किया जा सके?
सर इजी देखिए, वन विंडो इजी लोन फैसिलिटी सबसे पहले तो आप देना, क्योंकि हर किसान तो ये उस पर जा नहीं सकता। और जो इंटरेस्ट रेट आपने रखा हुआ है, जब आपने इंटरेस्ट बैंक का 11% पे कर दिया है, तो जाके बैंक वाले क्या चार्ज कर रहे हैं आपका खुद अंदाजा कर लेना। आज हुकूमत ने उसको फैसिलिटी दी है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी दी है कि जी 7% पे आप कर्जे ले लें। लेकिन कितने परसेंट लोग हैं, कितने परसेंट छोटे किसान हैं जिनके पास 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ है, वो जाके इन कर्जे ले सकते हैं? सर डरते हैं, वो कहते हैं पता नहीं कितने कागज है। अभी एक किसान ने अगर 10 मिलियन लेना है, तो 10 मिलियन के अगेंस्ट उनको कहा जाता है जी 15 एकड़ की जगह आपका जो है हमारे पास गिरवी लिखवाएं। वेयर एज वो 10 मिलियन के अगेंस्ट उसके 2 एकड़ ही पूरे हो जाते हैं उनकी जो उसको वैल्यू को पूरा करने के लिए, मोर्गेज करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो वो आप बैलेंस करें कि लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको आप ईवी कर्जे दें। और दूसरी चीज़ है कि हमें जिस तरह दुनिया एक एग्रीकल्चर सिस्टम पे चली गई, हमें भी थोड़ा सा कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सिस्टम से निकलना पड़ेगा, हमें भी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें भी अपनी ज़मीन का अंदाज़ा करना पड़ेगा। आज भावलपुर के लोग जो 3 अगर फसलें ले रहे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पर उन्होंने कुछ काम तो किया है ना। इसी तरह बाकी भी जो ज़मीनें हमारे पास मौजूद है, आपके पास सेटेलाइट मौजूद है, सेटेलाइट के थ्रू आप सारा सर्वे करें और बताएं कि आप कितनी चीज़ कहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितनी की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे तो फिर यही होगा ना कि वो ज़ाया होगी। जी ठीक है, जी ठीक है, बहुत कुछ कह सकता है। और ये सुबह जी ठीक है। नईम करीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसके साथ साथ डॉक्टर कैसर असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 11 जून को बजट पेश किए जाने जा रहा है और इसमें देखना यह है कि क्या आवाम पर एक नया तो महंगाई का तूफान आएगा या फिर इसमें कुछ आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। ये बजट जो है ये आवाम दोस्त होगा या ये बजट भी आवाम दुश्मन साबित होगा। देखते रहिए, हमारे साथ रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बजट के हवाले से दीगर जो भी मामलात होंगे उन पर नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से बात करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।